नमस्कार, एपीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत करते हैं। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सिविल केस से जुड़ी कानूनी जानकारियां देंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई अदालत जाता है और केस फाइल करता है तो उसे वहां के नियम कानून की जानकारी नहीं होती, इसलिए वो परेशान हो जाता है। आज हम सिविल केस के बारे में विस्तार से बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि केस कैसे फाइल होता है। सिविल केस या दीवानी मुकदमे में हम अपने अधिकारों के लिए मुकदमा करते हैं, यानी अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर दीवानी मुकदमा किया जाता है। जब भी कभी दो पक्षों के बीच संपत्ति, समझौता या धन की वसूली से संबंधित कोई विवाद होता है, तब मामले को न्यायालय में ले जाने के लिए हमें केस दर्ज कराना पड़ता है ताकि हमें उचित न्याय मिल सके। दीवानी मुकदमा दर्ज कराने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि दीवानी अदालतों को सिविल प्रकृति के तहत आने वाले सभी मामलों के अधिकार प्राप्त होंगे। अगर हम इस प्रावधान के अंतर्गत केस दर्ज नहीं कराते हैं तो केस दर्ज होने के बाद जांच के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा खारिज किया जा सकता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारियां। सिविल केस से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो अभिजीत जी आपको सिविल केस से जुड़े तमाम नियम कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपनी राय ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 0120-6127-937। दूसरा नंबर हमारा है 0120-6127-938। इन नंबरों पर संपर्क करके आप सिविल केस से जुड़ी कानूनी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम इन तमाम जानकारियों को आप तक पहुंचाएंगे। तो इस बात को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या है अधिवक्ता अभिजीत जी से। तो हम ये भी समझेंगे कि जो कानूनी पहलू हैं उनको कैसे हम समझ सकते हैं, क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, इन सारी बातों को हम सर के ज़रिए समझेंगे। अभिजीत जी, हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो सिविल केस है इसके बारे में लोग सुनते तो हैं लेकिन अक्सर गहनता से उसके बारे में नहीं पता होता। तो सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये सिविल केस होता क्या है। नमस्कार जी जी। हमारा जो तो सिविल केस क्या होता है उससे जुड़ी जानकारी हम अभिजीत चट्टोपाध्याय जो कि हमारे आज के खास मेहमान हैं उनसे लेंगे। उनकी आवाज़ कुछ हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे सिविल केस से जुड़ी जो कानूनी जानकारियां हैं, आपको जिन पहलुओं को समझना होता है, क्योंकि अक्सर कानूनी प्रक्रिया जब भी हम कोई केस दर्ज कराने जाते हैं तो हमें अपने अधिकार ही नहीं पता होते। उन अधिकारों के बारे में जानना और जो कानूनी प्रक्रिया है किस तरह से हमें उसका पालन करना है, चरणबद्ध तरीके से क्या क्या प्रक्रिया हमें अपनानी पड़ती है, क्या क्या कानूनी प्रक्रिया है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। जो अधिवक्ता हैं अभिजीत चट्टोपाध्याय जी, वो हमारे साथ जैसे जुड़ते हैं हम उनसे सारी जानकारियां लेते हैं। तो हमें यह भी समझना होगा कि सिविल केस फाइल कौन कर सकता है, ये जो कानूनी प्रावधान हैं, कानूनी प्रक्रियाएं हैं और किस एक्ट के तहत मामले दर्ज किए जा सकते हैं, उसमें क्या क्या कार्रवाई होती है, इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे और किनके विरुद्ध फाइल हो सकता है केस, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो कानूनी जानकारियां हैं हम लेंगे। तो सिविल केस से जुड़ी कानूनी जानकारियां हम हासिल करेंगे। तो अभिजीत चट्टोपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपकी आवाज़ चूंकि उस वक्त नहीं आ रही थी, लेकिन सवाल यही है कि एक व्यक्ति के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। केस के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आखिर ये जो सिविल केस होते हैं ये क्या होते हैं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं जो जिनको इस बात की जानकारी नहीं है वो इसको और अच्छी तरह से समझ सकें। हमारा जो केस की सिस्टम है, एक सिविल, एक क्रिमिनल, जैसा फौजदारी और दीवानी। जी।
ये फौजदारी केस जो है वो क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड में चलता है, जी जो दीवानी होता है वो सिविल कोड प्रोसीड्योर में चलता है। तो हमारा 2 प्रोसीड्यूरल लॉ है, जो एक तो बोलता है या तो कोड या तो क्रिमिनल कोड। तो ये दोनों कोड के तहत हमारा कोर्ट में मुकदमा चालू होता है। तो जी। ये हो गया आपका बेसिक जो इंफॉर्मेशन। अभी जो होगा कि जुरिस्डिक्शन, ये केस अगर हमें फाइल करना है तो कहाँ जी। फाइल करना होगा, जी अगर केस फाइल करना है तो कौन सी कोर्ट में फाइल करना होगा। ठीक है। अभी जी थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी कुछ क्वेरी है वो आपसे पूछना चाहते हैं। इंद्रजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। विजीत जी, पहले तो आपको नमस्ते। मैं इंद्रजीत दासगुप्ता बोल रहा हूँ। जी जी बताइए। जी, एक्चुअली क्या है ना, हमारा एक केस एक सिविल कोर्ट में एक केस है जो मिट्टी लेके है, मतलब इट इज रिलेटेड टू जी। लैंड डिस्प्यूट। जी तो क्या है ना, वो जमीन जो है, एक्चुअली ये जमीन मेरा ग्रैंडफादर का नाम से था। तो ये जमीन हमारा जो साथ वाला मतलब पड़ोसन था, इन्होंने हम लोग बहुत साल से, मेरा पिताजी तो गुजर गया, मेरा चाचा लोग गया नहीं, तो इन्होंने अवैध रूप से इसको कब्जा कर लिया। ठीक है। फिर कब्जा करने का पहले हम लोग का सब अच्छा रिलेशन था, हम लोग दूसरा जगह में रहते थे, हमारा दादी माँ दूसरा जगह में रहते थे। तो ये लोग आता था तो आके बात करता था। किसी कारणवश उन्होंने वो कागज लेके किया था दादी माँ से कागज। हम लोग को उतना नॉलेज नहीं था। ठीक। बाद में ये कागज लेने के बाद ये लोग ये डिमांड किया कि ये जमीन हम लोगों का है, मतलब इसका जो इंटरनली ये करके। तो हम लोग ने लोअर केस में भी केस लड़े हैं, तो उसमें हम लोग का जीत आया। फिर इन लोगों ने हाई कोर्ट में वो केस को फिर अपील किया, तो रीओपन हुआ है हाई कोर्ट में। वहाँ में एक प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरा जो दादी माँ था वो सवाल अगर आप संक्षेप में पूछ लें तो क्या मतलब तो बेहतर रहेगा। अच्छा, तो मैं पॉइंट में आता हूँ। तो अभी जो केस हमारा केस जो है, हम लोग हाई कोर्ट में हार गया है, क्योंकि जो एक्चुअली जिन्होंने रिप्रेजेंट किया वो केस, मेरा दादी माँ का जगह, वो मतलब एक्चुअली मेडिकली अनफिट था दादी माँ, सर्टिफिकेट भी दिया हुआ था, लेकिन इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया। तो उस बेस में उन्होंने हम लोग हार गया वो केस। देन वी अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट फॉर दैट सेम केस। तो आप क्या कहना चाहता है कि लीगली वी हैव राइट टू, आई मीन दैट chances, what about the chances to gain that case? मैं चाहूंगा आप अभी जुड़े रहें, हम अभिजीत जी से इसका जवाब भी ले लेते हैं। अभिजीत जी क्या जवाब देना चाहेंगे? एक तो है कि इनका पापा, जो जमीन इनका पापा के नाम पे था जी, तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास कैसे किया था? इन्होंने कभी क्रिमिनल केस या तो FIR या तो कंप्लेंट कहीं पे किसी के पास किया कि नहीं किया? जी। दूसरी जो सवाल है, इन्होंने अभी बोला कि पावर ऑफ अटॉर्नी इन्होंने लिया था चैलेंज क्यों नहीं किया, तो पावर ऑफ अटॉर्नी को एडमिट क्यों किया? ये सारे चीज हमें जब तक वो ऑर्डर शीट हम नहीं देखेंगे तो ये चीज हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है आपका दादाजी के नाम पे, और आप एक बोल सकते हैं कि हाँ ये आपने दादाजी कैसे मिला, ये खरीदा है या तो परदादा से मिला है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। और जिस रिलेशन है, अगर आपको एक पुश्तैनी जमी होगा कि आपका फैमिली प्रॉपर्टी होगा, तो बाहर की आदमी नहीं ले सकते, उसमें आपको प्रीएम्पशन सूट फाइल करना चाहिए था। अगर ऐसा स्टोरी उन्होंने बताया होगा कि दादाजी ने पैसा लेके ये जमीन उनको दे दिया था, तो आपको प्रीएम्पशन सूट फाइल करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज जब तक पेपर नहीं देखेंगे ना, एक ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन हम दे नहीं सकते। जी जी रंजीत जी, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ठीक है, अभी हम समझ रहे थे सिविल केस क्या है। सर आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें, क्योंकि जी एक इशू आया कि इनका लैंड की जमीन था, इनका दादाजी के नाम पे किसी ने हड़प कर लिया। इसी मैटर में हमें पहले केस फाइल करना पड़ेगा, कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा। तो कहाँ हम करेंगे? ये सारे चीज हमारा CPC में लिखा है कि कौन सा कोर्ट में कौन सी सेक्शन के तहत ये केस हम फाइल कर सकते हैं और हमारा प्रेयर क्या होगा। ये जैसा इसमें इन्होंने क्या प्रेयर लिया है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें तो पेपर देख के हमें पता चलेगा कि इनको चाहिए था कि अगर कोई दलील इनका दादाजी ने बना के दे दिया तो दलील को चैलेंज करना चाहिए था कि दलील गैर कानूनी है और ये पीछे की रास्ता से इन्होंने बनाया गया,
इसको इंजंक्शन दिया जाए और इनको सेटिसाइड किया जाए, ये प्रेयर होना चाहिए। ठीक बात। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी हम केस फाइल करेंगे उसमें प्रेयर क्या होना पड़ेगा, क्या प्रेयर क्या होना चाहिए, वो भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें इस चीज में क्या क्या सब्जेक्ट है, कौन सी कोर्ट फाइल का प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या है, उसी हिसाब से पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन भी बनता है। तो ये सारे चीज हमारा दीवानी मुकदमा करने से पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक बात है, कानूनी पहलुओं को समझना होगा। सर, आपकी बात वो वहां पर अधूरी रह गई थी जो आप सिविल केस की बात कर रहे थे। हम ये भी साथ साथ जानना चाहेंगे कि सिविल केस कौन फाइल कर सकता है? जी, जैसे मैंने बोला अभी जिनका इश्यू आया था कि इनका कहने का मतलब है कि जमीन इनके नाम पे है, तो अगर ये इन्हीं ने जमीन को लूज कर रहे हैं तो इनको फाइल करना चाहिए था। जो वादी है इनको फाइल करना है कि जिनका खिलाफ इन्होंने कर रहे हैं वो विवादी है। तो हमें हमारा हक की, हमारा अधिकार की कोर्ट से राय लेने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा और वो कोर्ट की तहत हमें डिग्री मिलेगा। लेकिन वो कोर्ट हमारा डिवाइड है, जैसे कि हमें देखना पड़ेगा कौन सी कोर्ट में फाइल होगा। जो हमने पहले कोर्ट जो है पिक्यूनियरी तहत होता है, जैसे कि वैल्यूएशन, सूट प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन क्या है। अगर मान लीजिए सूट प्रॉपर्टी 30,000 की है तो हमें मुंसिफ कोर्ट में फाइल होगा, या तो लोअर सिविल जज के पास फाइल होगा, जूनियर डिवीजन सिविल जज। अगर उससे ज्यादा होगा, 10 लाख की होगा, तो हमारा उसमें सीनियर सिविल जज के पास फाइल होगा। अगर उसमें उससे भी ज्यादा होगा पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, तो उसके तहत हमें कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज के पास। तो ये सारे चीज उसमें लिखा है कि हमें केस फाइल करना है तो कहाँ फाइल होगा, और जब फाइल होगा तो जुरिडिक्शन भी होगा। जैसे इनका गुड़गांव की मैटर था, इन्होंने बोला, तो गुड़गांव की मैटर गुड़गांव कोर्ट में ही होगा। वहाँ पे जो सिविल जज जूनियर डिवीजन या तो सिविल जज सीनियर डिवीजन ये लोग था, वो कर सकते हैं, उनके पास फाइल होगा। अगर वैल्यूएशन 1 करोड़ की ज्यादा होगा तो उसका डिस्ट्रिक्ट जज फाइल। ठीक। एक है कि जुरिडिक्शन के एरिया की कौन सा एरिया में कॉज ऑफ एक्शन, मतलब केस फाइल करने का जो प्रावधान, कॉज ऑफ एक्शन जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे फाइल होगा, उसी एरिया में। ठीक बात। अगर मान लीजिए हम रहते हैं बंगाल में और मेरा जमीन है दिल्ली में, तो जिस जगह का केस है जिस जगह का केस है उसी जगह दायर होगा केस। जी, बहुत बेहतरीन जानकारियां आपके जरिए मिल रही हैं। और किसी को भी, हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने अभी अभी अपना टेलीविजन सेट ऑन किया है, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप कोई कानूनी राय लेना चाहते हैं, आपको लगता है कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कानूनी पहलुओं की जानकारी हम ले रहे हैं। खास मेहमान के तौर पर सारे क्वेरीज का, सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ भट्टाचार्य जी मौजूद हैं। समझने की कोशिश कर रहे हैं कानूनी पहलुओं को, और इसके साथ ही अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। सर, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि कोर्ट फी की बात आती है, कि ये कोर्ट फी क्या होती है और इसके कैलकुलेशन पर भी बहुत सारी कहीं ना कहीं एक गुंजाइश रहती है। लोग समझ नहीं पाते हैं कैलकुलेशन कैसे किया जाए। तो कोर्ट फी होती क्या और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? जैसे कि मैंने पहले आपको बोला था जी, मैं ऑडिबल? जी 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 जी, मैंने आपको बोला था कि कोर्ट में फाइल होता है तो जुरिडिक्शन के तहत होता है जी। अच्छा, जुरिडिक्शन के मतलब हो गया कौन से एरिया है। कोर्ट फाइल होता है पिक्यूनियरी के तहत जी। पिक्यूनियरी के मतलब हो गया कि वैल्यूएशन क्या है जी। तो कोर्ट की उसी चीज है कि हमें जो कोर्ट में केस फाइल करता है तो उसमें सरकार की तरफ से जजों को अपॉइंटमेंट देते हैं, तो वो जजों की अपॉइंटमेंट देते हैं तो उसी के लिए सरकार की कुछ रेवेन्यू चाहिए, तो सरकार उसी में कोर्ट फी के तहत, कोर्ट फी के नाम पे रेवेन्यू कलेक्ट करता है। अभी हमें पहले ही बताया जी, पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन मतलब जो अर्थों की तहत जो जुरिडिक्शन बनता है उसी हिसाब से हमारा कोर्ट फी बनता है। जैसा एक चार्ट है हमारा कि एक रुपया से 10 लाख तक, 10,000 से 20 लाख तक, तो ऐसे एक चार्ट बना हुआ जो सरकार की तरफ से दिए है और उसी के तहत हमें कोर्ट फी फाइल करना है। चाहे अगर ये सिविल जज जूनियर डिवीजन फाइल तो उसका फी, चाहे वो सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास फाइल कर रहे हैं तो वो अलग है,
चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास हम फाइल कर रहे हैं तो वो अलग है। तो ये सारी चीज पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के तहत ही इसको माना जाता है। कोर्ट फी उतना ही पड़ेगा जो सरकार ने सही करके रखा। ठीक बात। और इसकी गवाही के बारे में अगर जानना चाहें तो कब और कैसे होती है इसकी गवाही सर? जी, ये आपने पहले ही गवाही की चला गया, एक सूट फाइल कर दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है हमारा जवाब। हम जिसका खिलाफ हम केस फाइल किया वो विवादी के खिलाफ, तो उसको जवाब देने के लिए कोर्ट पहले एक डेट देगा। जैसा मैं कोई केस फाइल किया आपका कंपनी के नाम पे तो आपको कोर्ट एक सुजोग देगा, आपको एक कोर्ट अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई तुम आ जाओ, तुम्हारा क्या जवाब है वो मुझे दिखाओ, ताकि कोर्ट को एक सोल्यूशन में आने में सुविधा बोल रहा है वो सही है वो गलत है, या तो उसके लिए हमें दूसरी पार्टी को भी पूछना चाहिए कि ये सही है कि गलत है। जब ये जवाब फाइल कर देगा उसके बाद आएगा एक स्टेज। वो स्टेज क्या है? वो स्टेज है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसा कि हमें डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अभी पहले जो एक भाई साहब ने मुझे फोन किया था कि हरियाणा में गुड़गांव में इनका कुछ प्रॉपर्टी के लिए, उसी टाइम हमारा प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की स्टेज आएगा। और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या करना है कि हमें वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना है कोर्ट में। चाहे मेरा विवादी वो सामान लेके भाग गया, विवादी मेरा डॉक्यूमेंट्स लेके भाग गया, लेकिन कोर्ट को पास वो ऑर्डर देने का हक है। कोर्ट उनको बताएगा कि भाई तुम ये डॉक्यूमेंट सारे जमा करो यहाँ पे, कि इनका कहना है कि वो डॉक्यूमेंट्स हमने फर्जी करके जबरदखल किया है। तो कोर्ट आपको एक टाइम देगा, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन हो गया, आपका जवाब दाखिल हो गया, इसके बाद कोर्ट के पास एक ही चारा है, उसका सुनानी के लिए डेट तय करेगा। सुनानी क्या होगा? सुनानी होगा गवाही। ठीक। हमारा जो एविडेंस है, जहाँ जिसके तरह मैं बोलूंगा कि भाई वो जमीन हमारा खुद की था, इन्होंने जबरदस्ती लेके गया फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के, वैसे ही उनका भी आएगा डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्शन के टाइम, वो भी गवाही देगा। वो भी उनका आदमी लेके बोलेगा कि नहीं ये डॉक्यूमेंट्स मेरा अपना है, ये खुद किया है, मैंने इसी के तहत मैंने खरीदा है, ये पैसे की रसीद है, मैं इनके दादा को पैसा दिया था। तो दोनों पक्षों का एविडेंस कोर्ट में मौजूद होना चाहिए। ठीक। इसके बाद उसी डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने कोर्ट में प्रूफ करेगा कि हाँ भाई ये प्रूफ ये डॉक्यूमेंट्स वही है जिसके बारे में हमने पिटीशन में दाखिल किया है। वो उसको बोलता है एग्जिबिट। कोर्ट में सारे एग्जिबिट A1, A2, A3, A4 या तो P1, P2, P3, P4 ऐसे करके उसमें लगाना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर भी प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये सिग्नेचर हमारा दादाजी की है। सिग्नेचर के ऊपर कोर्ट ने एक रेड इंक से लाल काली से उसको मार्क करके देगा और उसको बताएगा कि हाँ ये दादाजी का सिग्नेचर है। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि दादाजी का सिग्नेचर दादाजी के मरने के बाद इन्होंने फर्जी किया होगा। तो ये सारे चीज डॉक्यूमेंट जब प्रूफ होगा, कोर्ट में जब गवाही होगा, गवाही होने के बाद इसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है कि हमारा वादी की तरफ से विवादी को क्रॉस एग्जाम करेगा और विवादी की तरफ से वादी को क्रॉस एग्जाम करेगा। जब ये सारे केस खत्म हो गया, एविडेंस, गवाही, डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्शन, ये सारे खत्म हो जाएगा, तब आर्गुमेंट होगा कि मेरिट में। ठीक। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो वो किसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति रहती है लोगों के सामने। हाँ, ये बात है कि मान लीजिए जैसा अभी हमारे पास जो एक उदाहरण आया कि गुड़गांव वाला जमीन में, तो इसमें जिनके खिलाफ इन्होंने बोल रहा है कि इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के लेके चला गया, अगर मान लीजिए ये आदमी मर गया और इनका जो लीगल एयर्स है, इनका बेटा बेटी, बेटा का भी बेटी हो सकता है, नाती हो सकता है, नाती नहीं हो सकता है, इनको इन्होंने पार्टी नहीं किया, अगर ऐसा कुछ होगा तो केस आगे से खारिज होने का संभावना होता है। इसको बोलता है नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी। अगर मान लीजिए हमें ऐसा कोई बंदे को पार्टी नहीं किया जो पार्टी करना चाहिए, बहुत बड़ा योगदान है, और उसको अगर हम कोर्ट में नहीं बुलाएंगे
तो कोर्ट के पास एक अधूरा रह जाएगा कि ये एविडेंस छुपा रहा होगा, ये पार्टी को क्यों नहीं बुला रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए वो सूट उस टाइम भी खारिज कर सकता है कोर्ट, क्योंकि नेसेसरी पार्टीज को ज्वाइन नहीं किया, तो इसके कारण। जी चलिए, बहुत अहम जानकारियां आपने दी और मुझे लग रहा है जो दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे उनको बेहतर जानकारियां मिली होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारियां देने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।